नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। शुरुआत करेंगे नॉकआउट न्यूज की। और सबसे पहले बात राजपथ की कर लेते हैं, जहां अब राज नहीं कर्तव्य पथ पर होगा देश। देश के दिल में बदल जाएगा धड़कन का नाम। जल्द ही राजपथ पहचाना जाएगा कर्तव्य पथ के नाम से। 7 सितंबर को एनडीएमसी की बैठक में इस पे मोहर लग जाएगी, सरकार की मोहर होगी। लाल किले की प्राचीर से मोदी ने गुलामी की हर बेड़ी तोड़ने की बात कही थी। नेताजी स्टैचू से लेकर राष्ट्रपति भवन तक कर्तव्य पथ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम पर आतंकी साए का खतरा है। जी हां, और दिल्ली में इसी के मद्देनजर 8 सितंबर को जो आतंकी हमले का अलर्ट है, सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल इस पे चौकन्नी बनी हुई हैं। 8 सितंबर को इंडिया गेट और आसपास का एरिया बंद रहेगा। इंडिया गेट के सभी मार्ग शाम 6 बजे से 9 बजे तक बंद रहेंगे और राजपथ के आसपास के मार्ग पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे। आसपास के कार्यालय भी बंद रहेंगे, आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं। और 8 सितंबर को प्रधानमंत्री का यहां कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा परियोजना का उद्घाटन करने जा रहे हैं। म्यांमार के शरणार्थियों का ठिकाना बना मिजोरम। सैन्य तानाशाह के अत्याचारों के चलते शरणार्थी अब भारत आ रहे हैं। मिजोरम में म्यांमार के 30,000 शरणार्थी और म्यांमार के शरणार्थियों को जारी किए गए हैं पहचान पत्र। मिजोरम में 160 शिविरों में चौकसी बढ़ा दी गई है। मिजोरम सरकार ने शरणार्थियों की प्रोफाइलिंग डेटा तैयार कर लिया है और गृह मंत्रालय इस पर पूरे मामले पर नजर रखे हुए है। तो वहीं राज्य सरकार ने मिजोरम की आबादी बढ़ने की आशंका जताई है। फिलहाल मिजोरम की आबादी है 12 लाख। शरणार्थियों से बिगड़ सकता है संतुलन और सरकार का कहना है कि सरकारी योजनाओं में कोई भी पहचान पत्रों का उपयोग नहीं कर पाएगा। और अमित शाह होंगे राष्ट्रीय सहकारिता नीति के ड्राफ्टकार। गांधी के सहकारिता आंदोलन को जन जन तक पहुंचाना लक्ष्य बताया जा रहा है। देश में पहली बार सहकारिता को बनाया गया एक अलग मंत्रालय और इसके साथ ही अमित शाह बने सहकारिता के उद्धारक। संविधान की तरह सहकारिता के उद्धारक अमित शाह का एक और बड़ा कदम भी देखने को मिला। सहकार से समृद्धि की पीएम मोदी की परिकल्पना को लेकर राष्ट्रीय समिति बनाई गई है। यह राष्ट्रीय समिति सहकारिता नीति दस्तावेज का ड्राफ्ट तैयार करेगी। अमित शाह ने की थी पैक्स से ऊपर की संस्थाओं के लिए घोषणा और सरकारी संस्थाओं के लिए समग्र दृष्टिकोण बनाने के लिए नीति की घोषणा हुई। 2024 विजय के लिए भाजपा का मिशन बंगाल अब सामने है। भाजपा ने 13 केंद्रीय मंत्रियों को बंगाल का टास्क दे दिया है। पार्टी नेतृत्व ने बंगाल के लिए 5 प्रभारी मंत्री लगाए हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, वीरेंद्र कुमार, प्रतिमा भौमिक, धर्मेंद्र प्रधान को यह टास्क दे दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, एसपी सिंह और हरदीप पुरी को भी ये टास्क दिया गया है। फिलहाल पार्टी नेतृत्व ने बंगाल की 19 लोकसभा सीटों पर फोकस किया है। 19 लोकसभा क्षेत्रों को 5 भागों में बांटकर केंद्रीय मंत्रियों को मुस्तैद कर दिया है। आला कमान ने बंगाल में 2019 से अधिक लोकसभा सीटें जीतने का बयान भी पूरा प्लान बना लिया है। और नरेंद्र मोदी की मुरीद हुई हैं शेख हसीना। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घनिष्ठता, एनर्जी, आईटी समेत 7 समझौतों की फाइलों को साइन कर लिया गया। वैक्सीन और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत की मदद पर उन्होंने थैंक्स कहा। शेख हसीना ने रोहिंग्याओं के मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी से फेवर भी मांगा है। मोदी की ग्लोबल लीडर इमेज को लेकर शेख हसीना आश्वस्त है। मोदी की कई देशों के साथ मित्र संधि भी बेनिफिशियरी उन्होंने कहा। और पीएम शेख हसीना और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। मोदी ने कहा कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ रणनीतिक संबंधों की स्वर्ण जयंती है। बंगबंधु शेख मुजीबर रहमान की जन्म शताब्दी को भी एक साथ मनाया गया और पिछले वर्ष 6 दिसंबर को पहला मैत्री दिवस भी साथ मिलकर पूरी दुनिया में मनाया।
अगले 25 सालों के अमृतकाल में भारत बांग्लादेश मित्रता नई ऊंचाइयां छुएगी। बांग्लादेश हमारा बड़ा व्यापारिक पार्टनर है। भारत बांग्लादेश के बीच 54 नदियां हमारी साझा संस्कृति विरासत की साक्षी हैं। शेख हसीना ने कहा, एक सकारात्मक प्रस्तावों की अपेक्षा है। मैं पीएम मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना करती हूं। भारत बांग्लादेश का सबसे महत्वपूर्ण और निकटतम पड़ोसी देश है। भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंध पड़ोस की कूटनीति के लिए आदर्श है। और राजपथ से कर्तव्य पथ को लेकर पॉलिटिक्स भी होने लगी है। कांग्रेस में टकराव दिखा है। टीएमसी ने पीएम पर तंज कस दिया है। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा से राष्ट्रपति भवन तक ये कर्तव्य पथ होगा। महुआ मोइत्रा ने कहा है कि नए पीएम आवास का नाम किंकृतविमूढ़ मठ रखेंगे। मिलिंद देवड़ा ने राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किए जाने की सराहना की। पवन खेड़ा ने कहा, राजपथ का नाम राजधर्म पथ कर देते, अटल जी की आत्मा को अवश्य शांति मिलती। अटल जी ने मोदी को राजधर्म के मार्ग पर चलने की सलाह दी थी। आरजेडी नेता मनोज झा ने बेरोजगारी महंगाई पर ध्यान दिलाया। कहा, इसका पॉजिटिव प्रभाव हो तो सब स्वीकार्य है। और खतरनाक है अहमदाबाद मुंबई हाईवे। ट्रैफिक वॉल्यूम 1,25,000 पैसेंजर कार की यूनिट है और ट्रैफिक की वजह से हादसों का ज्यादा खतरा है। सड़क हादसों पर नितिन गडकरी ने चिंता जताई है। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए 6 लेन वाली सड़कों की जरूरत पर भी उन्होंने जोर दिया। गडकरी ने साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत पर भी दुख जताया और ड्राइविंग के दौरान कार में सीट बेल्ट ना लगाने को गलत बताया। कार एक्सीडेंट में मारे गए मिस्त्री ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था। शिंदे गुट असली शिवसेना है, उद्धव गुट उद्धव पार्टी है। महाराष्ट्र में आज भाजपा की बैठक से निकले हैं ये दो नाम। इस मीटिंग के दौरान एक आला नेता ने कहे ये दो नाम। हालांकि शिवसेना और चुनाव चिन्ह को लेकर मामला अभी कोर्ट में है, लेकिन आला नेता ने अंदरूनी तौर पर इंगित किया है। और इसी के साथ ही महाराष्ट्र भाजपा और शिंदे गुट में एक नई ही चर्चा चल रही है। क्या शिंदे गुट के पास रहेगा असली शिवसेना का नाम या फिर उद्धव ठाकरे बदलेंगे अपनी पार्टी का नाम? अलबत्ता सब कुछ कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है। बीएमसी चुनावों को लेकर भी आला नेता ने मुंबई में बैठक ली थी। बीएमसी चुनावों में भाजपा और शिंदे गुट को 150 का लक्ष्य दे दिया गया है। अगर तो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, तो मैं भी राणा हूं, मुंबई की बेटी और विदर्भ की बहू हूं। नवनीत राणा की उद्धव ठाकरे को ये खुली चेतावनी सामने आई है। पीएम मोदी अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करते, बल्कि देश के नागरिकों के लिए फैसला लेते हैं, ये कहा गया। इसलिए हम गर्व से कहते हैं कि हम मोदी भक्त हैं। ये स्टेटमेंट आज सामने आए। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की एक और बड़ी सफलता के बारे में अब आपको बताते हैं। जुडिशरी टेक्निकल अपग्रेडेशन के लिए प्रयासरत है। सुप्रीम कोर्ट की ई समिति के अध्यक्ष भी हैं और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कोर्ट में ई फाइलिंग और डिजिटलाइजेशन भी आगे बढ़ा रहे हैं। चंद्रचूड़ की ही देन विभिन्न हाई कोर्ट और यूट्यूब से जो प्रेसिडिंग की भी लाइन स्ट्रीमिंग की हाल ही जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने इसे रोचक वाक़या दिया। मोबाइल से कोर्ट प्रोसीडिंग्स रिकॉर्ड करने का घटनाक्रम हुआ, लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ ने रोकने के बजाय इसे प्रोत्साहित किया था। और अब सवाल कि आखिर कौन होगा झारखंड का नया सीएम? हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन बन सकती हैं मुख्यमंत्री और पिता शिबू सोरेन, चंपई सोरेन और इसी के साथ जोबा मांझी के नाम भी इस रेस में हैं। हालांकि सदन में विश्वास मत के बाद सरकार पर संकट टला है। विश्वास मत हासिल करने के बाद भी संकट टला है या नहीं, हेमंत पर खतरा टला है या नहीं, ये तमाम चीजें सामने हैं। हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर तलवार लटक रही है। चुनाव या उपचुनाव लड़ने की योग्यता पर भी पेच फंसा हुआ है। सदन में हेमंत को 48 विधायकों का समर्थन मिल चुका है, लेकिन चुनाव आयोग 6 माह अयोग्यता की सिफारिश कर चुका है। अब दिल्ली से मार्गदर्शन को लेकर ही राजभवन ने सुप्पी साध ली है।
और फिर से उभरा है सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद, तो आम आदमी पार्टी के लिए इम्तिहान की घड़ी भी बनी हुई है। SYL पर हरियाणा में चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी वादा कर चुकी है, तो वहीं ढील देने पर पंजाब में विरोध झेलना पड़ सकता है। केंद्र का आरोप है कि पंजाब सहयोग नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने में मीटिंग कर रिपोर्ट मांग ली है। अप्रैल में पंजाब के सीएम ने पत्र पर भी जवाब नहीं दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को निर्देश दिए हैं, 1 महीने के भीतर पंजाब और हरियाणा से वे मीटिंग करें और इसकी रिपोर्ट तैयार करें और सुप्रीम कोर्ट को सौंपें। 19 जनवरी 2023 को अगली सुनवाई होगी। भूपेश बघेल कैबिनेट के बड़े फैसलों की बात कर लेते हैं। SC और OBC सलाहकार परिषद गठित होगी और आपको बता दें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसके अध्यक्ष होंगे। यहां 12,400 से ज्यादा पदों पर शिक्षक भर्ती होंगे। छत्तीसगढ़ ओलंपिक्स का आयोजन होगा। अनुसूचित क्षेत्र के कर्मचारियों का ट्रांसफर संभाग के बाहर नहीं किया जाएगा। किसानों को बिना ब्याज के 3 लाख तक का लोन मिलेगा। कृषि विभाग को नया भवन मिलेगा। लघु विद्युत परियोजना को मिलेगा प्रोत्साहन और PWD में सहायक मानचित्रकार चयन में शिथिलता दी जाएगी। छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर केंद्रित डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी। अमृत मिशन 2.0 में 169 नगरीय निकाय किए जाएंगे शामिल और 3 नए मेडिकल कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी कंसल्टेंट्स नियुक्त किए जाएंगे। और उधर छत्तीसगढ़ में पितृपक्ष से पहले 33गढ़ की बात अब कर लेते हैं, जहां नाम की परिकल्पना को साकार करने में जुटे हैं सीएम बघेल। आपको बता दें 9 सितंबर को मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले का उद्घाटन है और 11 सितंबर को पितृपक्ष शुरू होने से पहले छत्तीसगढ़ी की राह पर है और 22 साल के छत्तीसगढ़ में बढ़ जाएंगे 17 जिले। इस सप्ताह 2 नए जिले और होंगे और 2000 में MP से अलग होने पर 16 जिले थे, 2007 में 2 और 2012 में 9 और 2020 में 1 जिला बनाया गया। 2021 में 4 जिलों की घोषणा कर बघेल ने मंशा जता दी है। ठगबंधन में चंदन कौन और भुजंग कौन, संजय जायसवाल ने नीतीश पर चुटकी ली है। नीतीश जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ेंगे, ये सवाल पूछा है। सजा याफ्ता लालू जी और बेल पर बाहर तेजस्वी हैं। कहा चंदन विश्व व्याप्त नहीं, लिपट रहत भुजंग है। इस ठग बंधन में चंदन कौन है और भुजंग कौन, ये सवाल उन्होंने दोहराए और स्वघोषित भावी PM उम्मीदवार साहब बताएं कि ठग बंधन पार्ट 1 में विष किसने फैलाया था। आपने या तो तब जहर का घूंट कहने वालों ने, ठगबंधन पार्ट 2 में भी कोई भुजंग है क्या, या आपने अपनी ही कला से विषदंत तोड़ दिए हैं। ये तमाम तर्क भी दिए गए और तंज भी कसे गए। बिहार में किसान पस्त है, नीतीश दिल्ली में मस्त है। नीतीश विपक्षी एकता को एकजुटता पर RCP सिंह की टिप्पणी सामने आई है। नीतीश को राज्य में जनता की कोई चिंता नहीं है, उन्होंने कहा, और राज्य में सुखाड़ है, किसान परेशान हैं, लेकिन नीतीश दिल्ली घूम रहे हैं। किसान लोग पस्त हैं, नीतीश कुमार दिल्ली में मस्त हैं। दिल्ली में विपक्षी एकता के असंभव प्रयास में नीतीश जुटे हुए हैं। नीतीश कुमार ने जनादेश का अपमान किया है, उन्होंने कहा, और नीतीश की भाषा अब भ्रष्ट हो चुकी है, ये तक टिप्पणी की गई। योगी कैबिनेट में महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। योगी कैबिनेट में कुल 15 प्रस्ताव पास हुए। 19 सितंबर से शुरू होगा मॉनसून सत्र और अनुपूरक बजट भी पास होगा। नगर विकास के 12 प्रस्ताव पास हुए हैं। 4 नए नगर पंचायत को मंजूरी मिली है। कीट रोग नियंत्रण के लिए 192 करोड़ मंजूर किए गए हैं। देवरिया अलीगढ़ नगर निकाय की सीमा का भी विस्तार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक और IAS ने अब VRS की मांग की है। 2008 बैच के IAS विधा भूषण ने मांगा है VRS। व्यक्तिगत कारणों से IAS विधा भूषण ने सरकार से VRS की मांग की है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के MD के पद पर तैनात हैं विद्या भूषण और IPS अलंकृता सिंह के पति IAS विद्या भूषण
और विदेश जाने के मामले में सरकार ने आईपीएस अलंकृता को निलंबित किया था। आईएएस विद्याभूषण भी छुट्टी लेकर लंदन गए हुए हैं। लंदन में उनकी आईपीएस पत्नी अलंकृता सिंह भी मौजूद हैं। वीआरएस लेने के बाद विदेश में शिफ्ट हो सकते हैं विद्याभूषण और आईएएस विद्याभूषण बेहद ही ईमानदार और मेहनती अफसर बताए जाते हैं। यूपी में अब तक 4 आईएएस अफसर वीआरएस की मांग कर चुके हैं। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए भारत 24 के साथ तमाम अपडेट्स के लिए। नमस्कार।